जय हिंद दोस्तों। मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पर वेलकम करता हूं और आज हम लोग बात करने वाले हैं BPSC 70 प्रीलिम्स के रिगार्डिंग में। आज एडिटोरिया NCERT सीरीज का टेस्ट नंबर 1 को यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो टेस्ट नंबर 1 है एडिटोरिया का, वो NCERT सीरीज का हिस्ट्री सेक्शन का टेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये 6 से लेकर 12 तक जितने भी आपका NCERT सीरीज है वहाँ से क्वेश्चन उठाए हुए हैं। काफ़ी ईजी से टफ लेवल तक के क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अपलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। ठीक है, अभी फिलहाल जो है NCERT सीरीज जो है आपके यहाँ पे 80 क्वेश्चन यहाँ पे 6 और 7 क्लास से है, और आपके जो 20 क्वेश्चन है वो आपका करंट अफेयर का होगा। ठीक है, तो देख सकते हैं कि आपको 6 और 7 क्लास से आप देखोगे क्वेश्चन में कि कितने टफ क्वेश्चन यहाँ से 6 और 7 क्लास से ही हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो सोचिए क्या क्या कैसा है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम आप देखते जाइएगा कितना टफ लेवल है क्वेश्चन है और कितना इजी लेवल क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, कथक नृत्य जो है भारत के किस भाग से संबंधित है? तो कथक कहाँ पे हो जाएगा? उत्तर भारत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कथक जो आपका यूपी बिहार उत्तर भारत से संबंधित है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला जो हो जाएगा आपका, इस समय जो पत्थर के औजार थे माइक्रोलिथ कहा जाता था। माइक्रो मतलब छोटा, माइक्रोलिथ कहते थे। तो पत्थर के औजार जो आपका दूसरा है ऑप्शन, पत्थर के औजार क्या है? आकार में बड़े थे। तो जब माइक्रोलिथ है तो यहाँ पे बड़े कैसे होगा? तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ये गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा है, इस समय पुराने किस्म का औजार अनुपस्थित है। अनुपस्थित होते तो आज हमको साक्ष्य कैसे मिलता? तो ये भी ऑप्शन क्या है? गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन जो है सिर्फ और सिर्फ केवल एक यहाँ पे करेक्ट आंसर हो रहा है, 2 का ऑप्शन नंबर 1 इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है कि जो मेसोलिथिक थे वो क्या थे? इस समय के पत्थर के औजार जो थे माइक्रोलिथ कहे जाते थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। बसहौली शैली किस राज्य में संबंधित है? तो बसहौली जो आपका शैली जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। बसहौली शैली कहाँ से हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश का करेक्ट आंसर हो जाएगा। रसमंजरी के रचनाकार कौन थे? तो आपका भानुदत्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो रसमंजरी के रचनाकार है भानुदत्त, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विष्णु शर्मा जो है आपका पंचतंत्र के है विष्णु शर्मा। और आप बताइएगा तुलसीदास जो है काफ़ी कृतियाँ लिखी है, तो आप 2-3 कृति जो है आपका तुलसीदास का बताएंगे। नेक्स्ट है, बृहदम पुराण के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है, कौन सा इनमें सही है? तो पहला आपका, इसकी रचना बंगाल में की गई थी। सही बात है। ब्राह्मणों को कुछ विशिष्ट प्रकार की मछलियों खाने का अनुमति दिया गया था। नहीं दिया होता तो ये क्वेश्चन ही नहीं उठता। तो इसलिए अगर कुछ दिया गया होगा तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन उठा है, और यहाँ पे बंगाल से संबंधित है तो यहाँ पे मछली लोग खाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट देखा जाए तो एक तरह का कॉमन सेंटेंस है और ये सही हो सकता है। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट आंसर। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 नंबर, सही मिलान करना है यहाँ पे। तो फरुखशर जो हो जाएगा आपका 1713 से 1719 हो जाएगा। आलमगीर हो जाएगा 1754 से 1759, और शाह आलम द्वितीय हो जाएगा 1759 से 1806 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली 1748 से गया 1754 हो जाएगा। तो ऑप्शन अहमद शाह है, अब्दाली नहीं है, अहमद शाह है सिर्फ। तो 1748 से 1754 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? छठा का। तो 6 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। 2, 3, 4, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुगल काल में सवाई राजा जय सिंह को किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली थी? तो मालवा क्षेत्र का मिला था। तो मुगल काल में जो सवाई राजा जय सिंह थे उनको किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली थी? तो मालवा की सूबेदारी मिली थी। नेक्स्ट है, नवपाषाण काल के औजार जो है संबंध में बताना है, कौन सा कथन सही विकल्प है? तो पहले देखें, औजार पॉलिश किए जाते थे। ये आपका सही है कि औजार जो है आपका पॉलिश होता था। इसकी वजह इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग अनाजों को पीसने के लिए किया जाता है। सही बात है। और ये जो है ओखल जो है ओखली हो गया, वो हम आज भी गाँव में यूज करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर, दोनों ही स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। सिख जत्थों तथा मिसलों की संयुक्त सेना को क्या कहते थे? तो आपका दल खालसा इसका कहा जाता था। तो सिख जत्थों तथा मिसलों को संयुक्त रूप से दल खालसा कहा जाता था। सिखों की राखी व्यवस्था को अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए दिया जाता था? तो संरक्षण के लिए होता था आपका 20%। तो सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत जो है संरक्षण के लिए दिया जाता था? तो 20% दिया जाता था। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सत्य कथन बताना है, कौन सा इनमें से सत्य है? तो पहला देखेंगे, राजा के पास लोगों के कर एकत्र करने की शक्ति थी। नहीं, ये पर गलत है। ऋग्वैदिक काल में ऐसा कोई सिस्टम था नहीं। तो राजा का पुत्र, ये भी जो है राजा का उत्तराधिकारी होता था, ये भी आपका गलत है। ये भी ऐसा कुछ होता नहीं था। तो ऋग्वैदिक काल में ऐसा कुछ नहीं था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन नन ऑफ द अबव हो जाएगा।
उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में बताना है, कौन सा कथनों पर विचार करना है। तो पहला है महिलाओं शूद्रों दोनों वेदों को अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी गई थी। तो सही बात है कि आपका जो है उस टाइम जो है महिलाओं को कोई भी आज़ादी नहीं थी, तो यहाँ पे वेदों को पढ़ने का अध्ययन करने का अनुमति नहीं था। अब यह अब वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती है। सही बात है, आज भी जो है वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर ही तय होती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है प्रशस्ति का अर्थ होता है, प्रशस्ति हो गया आपका प्रशंसा। प्रशस्ति होता है राजा के बारे में प्रशंसा की गई बातें होती है, तो वहाँ पे प्रशंसा इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रयाग प्रशस्ति सबसे फेमस है, जो कि आपका किसने लिखा था, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में था, और ये लिखा था रवि कीर्ति ने। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त की नीतियाँ, ये आपका है प्रयाग प्रशस्ति जो आपका समुद्रगुप्त से संबंधित है। जो आपका रवि कीर्ति था वो किससे संबंधित था आप बताएंगे। तो रवि कीर्ति जो था आपका यहाँ पे ऐहोल शिलालेख ऐहोल इंस्क्रिप्शन के लिए था, जो कि जिसमें पुलकेशिन द्वितीय ने के बारे में बताया गया था। और इसमें जो है प्रशस्ति प्रयाग प्रशस्ति उसमें समुद्रगुप्त की प्रशंसा की गई थी, याद रखिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति हो जाएगा, और ऐहोल का हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा आपका रवि कीर्ति ने बनाया था। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किसने किया था, ये था आपका हरिश्चंद्र ने किया था। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति को भी इन्होंने बनाया था, और उसी में क्या किया था, समुद्रगुप्त की नीतियों का इन्होंने वर्णन किया था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हरिसेन। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणा पथ के राजाओं शासकों की संख्या कितनी बताई थी, तो 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणा पथ के शासकों की संख्या बताई थी, 12 हो जाएगा। नेक्स्ट है विक्रम संवत की शुरुआत जो को किस शासक से जोड़कर देखा जाता है, तो विक्रम संवत जो है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय से देखा जाता है। ठीक है, तो विक्रम संवत जो संबंधित है आपका 57 BC इसको कहेंगे, और ये जो है समुद्रगुप्त फिर क्यों आ रहा है, चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त को हम क्या कहते हैं, भारत का नेपोलियन कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। आप मेरे को बताएंगे चंद्रगुप्त प्रथम में कौन सी उपाधि धारण की थी, ये बताइएगा। नेक्स्ट है हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका था, ये था आपका पुलकेशिन द्वितीय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसमें बताया गया है, ये बताया गया था आपका ऐहोल शिलालेख में बताया गया। किसने लिखा था इसको, रवि कीर्ति ने लिखा था। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पल्लवों के काल में नगरम किसे कहा जाता था, नगरम जो होता था पल्लव में, वो व्यापारियों के संगठन को कहा जाता था नगरम। तो पल्लवों के काल में जो है नगरम किसे कहते थे, तो व्यापारियों के संगठन को नगरम कहा जाता था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनपद का क्या अर्थ होता था, जनपद में जो होता है जो जन के बसने की जगह होती थी वो जनपद कहलाता था। तो जनपद का अर्थ होता था जन के बसने की जगह, हो जाएगा जनपद। नेक्स्ट है महाजनपदों का उद्भव जो है लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था, तो 2500 साल पहले हुआ था। तो महाजनपदों का उद्भव जो आपका लगभग 2500 साल पहले हुआ था। और आप मेरे को कमेंट से बताएंगे वह कौन सा महाजनपद था, जो एकमात्र महाजनपद जो गोदावरी नदी के तट पे था, दक्षिण में था। नेक्स्ट है महाजनपद काल में संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला आपका हल के फाल अब लोहे के बनने लगे, और धान के पौधे का रोपण प्रारंभ हो गया। ठीक है, तो याद रखना है कि जो है आपका यहाँ पे कौन सा कथन जो है असत्य है। तो हल के फल जो उस समय जो है लोहे से बनने लगे थे, सही बात है। और धान के पौधों का रोपण भी ये भी स्टार्ट हो गया था। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, कोई यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित में से विचार करना है, पाणिनि हो जाएगा। उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया था, कौन था, अष्टाध्यायी। ठीक है, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया, पाणिनि के द्वारा लिखा गया। उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया था, ये आपका सही है। उन्होंने एक विशेष क्रम में स्वर की रचना की, परंतु व्यंजन की बाद के काल में अन्य विद्वानों द्वारा जोड़ा गया, ये आपका गलत है। स्वर का उन्होंने रचना किया, अब व्यंजनों का भी उन्होंने ही रचना किया था। ठीक है, तो दोनों ही उन्होंने किया था। तो आपका ये वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत हो जाएगा। और 22 का हमारा क्या जाएगा, ऑप्शन ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओनली 1। ठीक है, तो दूसरा गलत है, पहला सही हो गया। नेक्स्ट है 23 नंबर, वज्जी संघ का वर्णन किस पुस्तक में किया गया है, तो आपका दीर्घ निकाय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वज्जी संघ का जो वर्णन है वो किस पुस्तक में, दीर्घ निकाय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पुरी उड़ीसा और में जगन्नाथ जी के मंदिर का किस वंश से शासक ने बनवाया था, ये थे बनवाए थे कौन, गंग वंश, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। पुरी उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर का मंदिर जो है किससे बनवाया था, तो गंग वंश ने बनाया था।
नेक्स्ट है अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता था? तो 1586 में जीता था। अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता था? 1586 में जीता था। नेक्स्ट है दक्षिण भारतीय भक्ति संतों के बारे में सत्य कथन के बारे में चयन करना है। तो ये कौन थे? दक्षिण वाले नयनार जो थे आपके शैव वंश से। नयन मतलब आँख होता है, शिव भगवान के 3 आँख थे, तो यहाँ पे नयनार वंश के जो है शैव वंश के फॉलोअर थे, और अलवार जो थे वैष्णव के थे। यही आपका 2 स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, और केवल जहाँ लग गया ये आपका गलत है। तो 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पुहार जो है पांड्यों का बंदरगाह था और मदुरै जो है चोल का बंदरगाह। ये आपका दोनों स्टेटमेंट क्या है? गलत है, और यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट को पलट दिया गया है। तो यहाँ पे दोनों में से कोई भी इसका करेक्ट आंसर है। फुहार जो था आपका चोल का था, और मदुरै जो था आपका पांड्यों का था। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर नन ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 27 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है दार्शनिक शंकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन है देखते हैं। शंकर जो थे उनका जन्म 8वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था। ये आपका गलत है, तमिलनाडु में नहीं हुआ था, उनका जन्म जो है केरल में हुआ था। ठीक है, उनका जन्म कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, सही बात है। उन्होंने जगत को मिथ्या या माया कहा है, ये भी सही है, और मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया था। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे 2, 3, 4 सही है। तो 2, 3, 4 हमारा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए तमिलनाडु में नहीं, इनका जन्म हुआ केरल में हुआ था। नेक्स्ट है वीर शैव आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ है? तो कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वीर शैव जो है आपका, वीर शैव आंदोलन जो है आपका कर्नाटक में हुआ था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी का प्रिय भजन जो है आपका वैष्णो जन तो कहिए पीर पराई जाने रे, किसने लिखा था? तो नरसिंह मेहता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा वैष्णो जन तो जो है आपका किसने लिखा है? नरसिंह मेहता ने लिखा है। प्रारंभ में नाथ पंथ भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुआ था? तो उत्तरी क्षेत्र में हुआ था। तो और नॉर्थर्न एरिया में आपका यहाँ पे नाथ पंथ जो है भारत में लोकप्रिय हुआ था। नेक्स्ट है मीराबाई किसकी अनुयायी बन गई थी? ये थी रविदास की। मीराबाई जो है अनुयायी बनी थी किसकी? फॉलोअर बनी थी रविदास की बनी थी। नेक्स्ट है चोल काल में करों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पे विचार करना है? इन कथन पे विचार करना है आपको। यहाँ कौन सा सही है? यहाँ पे हो जाएगा वेट्टी जो है एक प्रकार का ऐसा कर था जिसे नकद में संग्रहित किया जाता था। ये आपका गलत हो जाएगा। वेट्टी जो था एक प्रकार का फोर्स लेबर था। क्या था? फोर्स लेबर था, और यहाँ पे इसलिए यहाँ पे जबरन जो श्रम का था वो उसको लेते थे। और यहाँ पे जो है ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है कि कदमई एक भूरा जोता था। तो वेट्टी एक तरह का फोर्स लेबर था, और तीजों के ऑप्शन 1 गलत हो जाता। ऑप्शन 2 यहाँ पे ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिर्फ कदमई जो है भू राजस्व था। कबीर का जन्म जो है किस परिवार में हुआ था? तो जुलाहा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कबीर का जन्म है जुलाहा से हुआ था। नेक्स्ट है लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो लंगर व्यवस्था गुरु नानक ने स्टार्ट किया था। सबसे पहले जो है आपका लंगर व्यवस्था गुरु नानक ने ही स्टार्ट किया था, याद रखना है। नेक्स्ट है संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की थी? तो संस्कृत व्याकरण की रचना पाणिनि ने किया था, याद रखना है। तो संस्कृत व्याकरण की रचना पाणिनि ने किया था। आपने बताएंगे पाणिनि जो है किसके दरबार में रहते थे? पाणिनि किसके दरबार में रहते थे? नेक्स्ट है महावीर स्वामी ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी? तो महावीर स्वामी ने अपनी शिक्षा जो आपका प्राकृत भाषा में दी थी। तो महावीर स्वामी ने अपनी शिक्षा जो है किस भाषा में दी थी? आप मेरे को बताएंगे प्राकृत भाषा में। इसका ऑप्शन मैं बता देता हूँ। पाणिनि जो है किसके टाइम में थे? या तो समुद्रगुप्त या फिर आपका पुष्यमित्र सुंग, दोनों में से बताएंगे किसके टाइम में थे। नेक्स्ट है स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी? तो प्राकृत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जैन धर्म के बारे में बताना है कि जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया था, सही बात है। साधारणतः किसान वर्ग के लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया था। तो ये भी आपका स्टेटमेंट जो है किसानों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट हो जाएगा। 38 का दोनों ही स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है कौन सा? विनय पिटक में मिलता है। किस में मिलता है? विनय पिटक में। रूल्स संबंधी जितने भी आपका बात है वो आपका विनय पिटक में दिया गया है। रूल्स मतलब नियम, कायदा, कानून। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है पूछ रहा है। तो याद रखना है यहाँ पे कि संघ के पुरुष और स्त्रियाँ जो है रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई थी, सही बात है। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, सही बात है। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी, और विवाहिता स्त्री को अपने पतियों से लेना पड़ता था। उसके यहाँ पे माता पिता नहीं होंगे, पति हो जाएंगे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या है? गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी।
41 महायान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ये आपका महायान जो संबंध है आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है और इन्होंने बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया था। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपका करेक्ट है। महायान बुद्धिज्म जो है आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है और इसने मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बोधिसत्व के बारे में। बोधिसत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। याद रखना है बोधिसत्व कौन सा है। तो वे ज्ञान प्राप्ति के पश्चात एकांतवाद में साधन करते थे। शुरुआत में करते थे लेकिन फिर बाद में छोड़ दिया था। तो ये आपका गलत हो जाएगा। बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय थी, ये सही है। और वे भारत के बाहर जापान, चीन और दक्षिण कोरिया में काफ़ी लोकप्रिय होते थे। तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। देखा जाए तो ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन यहाँ पे वे एकांतवास में साधना करते थे, पहले करते थे, फिर बाद में छोड़ दिया था। फिर लोगों को शिक्षा दीक्षा देने लगे थे। तो फिर जो है यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट वैसे भी सही है और मोस्ट अप्रोप्रिएट देखा जाता है यहाँ पे 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट एक तरह से अपने सही है कि बाद में करते थे फिर छोड़ दिया। नेक्स्ट है भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध तीर्थयात्री के कालक्रम का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है। तो सबसे पहले कौन आया था, फाहियान आया था, फिर हुएनसांग आया था, उसके बाद इत्सिंग आया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन बी है। फाहियान किसके टाइम में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में। हुएनसांग हर्षवर्धन के टाइम में। इत्सिंग जो आपका घूमने आया था, तो 671 ईस्वी में आया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेलुकस निकेटर का राजदूत था उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था मेगास्थनीज हो जाएगा, जिसने इंडिका बुक को लिखा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेलुकस निकेटर का राजदूत था वो था मेगास्थनीज हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। निम्नलिखित में कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है। तो पहले आया था हिंद यवन आया था, शक आया था, हिंद पार्थियन आया था, कुषाण आया था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 45 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की थी। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं। तो धम्म महामात्रा के नाम से जानते हैं। धम्म महामात्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अशोक जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा दीक्षा देने के लिए अधिकारियों को नियुक्त करता है, उनको धम्म महामात्रा कहा जाता है और ये 5वें शिलालेख में बताया था। अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि अशोक जो है ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी। पहला स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है, पहला सही है। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख खरोष्टी में नहीं, खरोष्टी नहीं, पाली में था। तो दूसरा गया, तो ये गया, ये गया। तीसरा अशोक ने अपने अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया, सही बात है। 12वें शिलालेख में, 13वें शिलालेख में अपना कलिंग का युद्ध किया। ऑप्शन 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या था अशोक के बारे में, अशोक ने ऐसा पहला शासक था जो अपने अभिलेखों के द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाता था और उसने कलिंग युद्ध का जिक्र जो है 13वें शिलालेख में किया था, जो कि सबसे बड़ा शिलालेख था। मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में से किसके बराबर होती थी। तो मुगलों की जो जागीर होती थी दिल्ली सुल्तान में इक्ता सिस्टम के बराबर था। तो मुगल में जागीर और दिल्ली सल्तनत में इक्ता सिस्टम दोनों बराबर था। नेक्स्ट है 14वीं शताब्दी के ग्रंथ लीला तिलकम के बारे में सत्य कथन बताना है कौन सा होगा। तो यहाँ पे यह केरल के मलयालम में लिखी गई ऐसी पहली साहित्यिक पुस्तक थी जो व्याकरण और काव्य से संबंधित थी और ये इस पुस्तक की रचना केवल संस्कृत भाषा में। तो केवल ये आपका यहाँ पे ये गलत हो जाएगा और पहला भी स्टेटमेंट जो आपका गलत है। तो यहाँ पे लीलाल तिलकम का सत्य कथन कौन सा है। तो ये केरल के मलयालम में लिखी गई आपका पहली, ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपका गलत है। तो ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, पहला नहीं था यहाँ पे, पहला यहाँ पे कर दीजिए, और भी रचनाएं हो चुकी थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए। तो सारे का सारे स्टेटमेंट जगह सही यहाँ भी मिला है, सब जगह मिला है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूत को निम्न में से कहाँ भेजा था। तो सीरिया भेजा था, मिस्र भेजा था और श्रीलंका भेजा था। सारे के सारे जगह पे यहाँ पे भेजे थे। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद देते थे। गवर्नर का पद दिया जाता था और गवर्नर राज्यपाल हो जाएगा। तो याद करें मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को गवर्नर का पद दिया जाता था, यानी राज्यपाल का। भारत के को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका एरिया बड़ा है, बड़े आकार के कारण, और समुद्र पहाड़ियों तथा पर्वतों से भटे होने के कारण। तो तीनों स्टेटमेंट क्या है, दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग करते थे? याद रखिएगा, यहाँ पे गैरिक मृदभांड भी है और चित्रित मुद्रा, तो मेनली जो है वहाँ पे चित्रित होता था, वहाँ पे चित्रित धूसर मृदभांड हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग चित्र पे ज़्यादा फोकस करते थे। तो महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग करते थे? चित्रित धूसर मृदभांड का। पांडुलिपियों का क्या महत्व है? पांडुलिपि में क्या मिलता है? इसमें जो है प्राचीन ज्ञान विज्ञान के बातों की चर्चा की गई है, राजाओं के जीवन की चर्चा की गई है और धार्मिक मान्यता और व्यवहारों की चर्चा की गई है और सब स्तंभ लेखों के अध्ययन में। तो चारों स्टेट में क्या है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो चारों स्टेट ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी थी? पहली राजधानी कहाँ थी? पहली राजधानी थी पुरुषपुर। पुरुषपुर किसको कहते हैं? पेशावर को। दूसरी जो राजधानी थी मथुरा थी। ठीक है, दूसरी राजधानी कौन सी थी? मथुरा इसका करेक्ट आंसर है। कुषाण का सबसे प्रतापी राजा कौन था? आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट है, अरिकामेरु नाम प्राचीन पत्तन निम्नलिखित में कहाँ पे स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका पुडुचेरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अरिकामेरु नामक प्राचीन पत्तन जो है आपका कहाँ पे? तो पुडुचेरी। यहाँ पे एक लिखा गया था, क्या नाम था उसका? पेरिपल्स ऑफ द एर्थियन सी। किसने लिखा था? अनजान है, कोई नहीं जानता, लेकिन पेरिपल्स ऑफ द एर्थियन सी लिखा गया था। जातक कथाओं का संकलन जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो ये था आपका बौद्ध के द्वारा। जातक कथाएं क्या होते हैं? जो बुद्ध के पिछले जीवन का स्टोरी होती थी, उनके बारे में संकलन होता था और बुद्ध अनुयायियों के द्वारा किया जाता था। दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र में बड़ी भूस्वामी को क्या कहते थे? तो वेल्लाय कहते थे। ठीक है, दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र में बड़ी भूस्वामी को क्या कहते थे? वेल्लाय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले कंधार अभिलेख के संबंध में बताना है, कौन सा कथन पर विचार करना है? अभिलेख पर अशोक शासक का आदेश उत्कीर्ण करवाया गया था, सही बात है। इसे ब्राह्मी भाषा में नहीं, इसे ब्राह्मी में नहीं किया गया था, इसे हम खरोष्ठी भाषा में लिखा गया था। तो उधर जो मिलता था हमें खरोष्ठी भाषा का जिक्र मिलता था, इसलिए हमारा पहला ही स्टेटमेंट क्या है? सही है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बाकी जो नॉर्थ वेस्ट है यानी अफगानिस्तान प्रोविंस में जो है आपका खरोष्ठी भाषा यूज होता था। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पुरातात्विक स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सी चीज़ें शामिल होती थी? तो पुरातात्विक में तो कुछ भी शामिल हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा, सारे के सारे यहाँ पे शामिल हो सकते हैं, तो सारे के सारे हो जाएगा। तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुरातात्विक में तो कुछ भी शामिल हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रारंभिक मानव आखेटक खाद्य संग्राहक के रूप में एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे? कह रहा है कि प्रारंभिक मानव जो है आखेटक खाद्य संग्रह के रूप में एक जगह से दूसरा जगह क्यों घूमते थे? यहाँ देखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन देखिए, खाद्य संग्रह, खाद्य को, खाने वाली चीज़ों को संग्रह करने के लिए एक जगह रुकने के कारण वहाँ के फल, वृक्ष तथा जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। सही बात है, हो सकता है, सही है। खाद्य संग्रह की बात करें, यहाँ पे समाप्त कर देता होगा। शिकार ढूंढने के कारण शिकार ज़्यादा नहीं मिल पाता होगा, सही बात है। मवेशी को चारा ढूंढने के लिए, ये भी सही है। और मौसम बदलने के कारण, ये भी हो सकता है। तो चारों स्टेप में यहाँ पे क्या है? करेक्ट हो सकते हैं। तो चारों स्टेप में यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो 1, 2, 3, 4 इसका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 है, आहत सिक्के के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला होगा, आहत सिक्के जो है यहाँ पे जो है आपका समानता आयताकार, वर्गाकार, गोलाकार होते थे, पहला स्टेटमेंट सही है। और आयत सिक्के को समान ढाल बनाकर, यह आपका गलत है, ढाल नहीं बनाते हैं वहाँ पे। और यह सिक्के चांदी या तांबे के विभिन्न आकृतियों के होते थे। तो 1 और 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है कौन सा पूछा? गलत है, गलत है पूछा हमारा, ऑप्शन 2 गलत है, केवल 2 हो जाएगा। तो पूछा हमारा कौन सा यहाँ पे गलत है, तो आपका ऑप्शन 2 है कि यहाँ पे ढाल बनाकर इसको नहीं बनाते थे। नेक्स्ट है, मथुरा के अभिलेखों में निम्न में से किनका उल्लेख मिलता है? तो मथुरा के अभिलेखों में किनका उल्लेख मिलता है? तो सुनारों का मिलता है, लोहार का मिलता है और टोकरी एवं माला बनाने वालों का सबका मिलता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, सबका मिलता है। नहीं इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आए तो आप इसको ऑल ऑफ द अबव मार सकते हैं। नेक्स्ट है, संगमकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? पूछा, कौन सा गलत है? व्यापारी सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्ग का उपयोग, क्यों भाई केवल क्यों करेगा, और कोई रास्ता नहीं था? तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट जो है हमारा गलत हो जाता है। दूसरा, दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था, सही है। दक्षिण भारत से रोम के व्यापार का प्रमाण स्वरूप अनेक रोमन के सिक्के मिले हैं, ये भी सही है। बस हमारा पहला वाला जो है ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है, बुद्ध की जीवनी जो है, बुद्ध चरित किसने लिखा है? तो बुद्ध चरित के रचनाकार है आपके अश्वघोष हो जाएगा। बुद्ध चरित के रचनाकार है अश्वघोष। नागार्जुन जो है, नागार्जुन आपको बताएगा किसके शासनकाल में थे, और इनको जो है भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, भारत का आइंस्टीन कहते हैं नागार्जुन को। और इन्होंने शून्यवाद का सिद्धांत को बताया था, शून्यवाद के सिद्धांत को बताया था इन्होंने। ठीक है,
नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों को भी फैला था। तो पहला तो सही है, बौद्ध धर्म यहाँ फैला था। दूसरा है इन क्षेत्र में थेरावाड़ा नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप से कहीं अधिक प्रचलित था। तो थेरावाड़ा को जहाँ बता रहा है कि कुछ ज़्यादा ही प्रचलित है यहाँ पे। तो कौन सा, ये भी आपका स्टेटमेंट क्या है, सही लग रहा है, पॉजिटिव सेंटेंस है तो सही रहे। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है प्रायः स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए वृत्ताकार पथ होता था, जिसको क्या कहते थे, प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। तो यहाँ पे प्रदक्षिणा हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्तूप के चारों ओर जो परिक्रमा करने वाला स्थान होता था उसको प्रदक्षिणा पथ कहते थे। नेक्स्ट है प्रारंभिक मानव निम्न में से किस आधार पर पौधे का तथा जानवरों का चयन करते थे। वैसे पौधे या जानवर जो बीमार होने की संभावना कम होती थी, बड़े दान तथा मजबूत डंठल वाले पौधे होते थे और अहिंसक जानवर होते थे। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, तीनों सही है आपस में। नेक्स्ट है चोल के महत्वपूर्ण पतन कौन सा था। चोल का जो सबसे महत्वपूर्ण पतन था पुहार था। ठीक है, चोल का जो है महत्वपूर्ण पतन था यहाँ पे पुहार हो जाएगा, ऑप्शन सी। बुरझम के आवास के संबंध में बताना है कौन सा कथन सही है। तो बुरझम में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे और पुरातत्वविदों के झोपड़ी के अंदर तथा बाहर दोनों ही स्थान पर आग जलाने की जगह मिली है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बुरझम कहाँ पे, जम्मू कश्मीर, वहाँ पे ठंड ज़्यादा लगती है, तो इस हिसाब का यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। याद रखिए बुरझम में जो मानव के साथ दफनाने का, कुत्ते के साथ दफनाने का भी यहाँ पे मिला है, साक्ष्य मिला है। कुषाणों के समय बौद्ध धर्म के किस नई शाखा का विकास हुआ था। तो महायान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुषाण के समय जो नई शाखा जन्मी थी वो आपका महायान संबंधी था और कुषाण के टाइम में आपका चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, जिसमें हीनयान और महायान बुद्धिज्म दो भाग में टूट गया था। नेक्स्ट है हड़प्पाई संस्कृति बारे में बताएं। तांबा कहाँ से, तांबा आपका राजस्थान हो जाएगा, जो कि क्षेत्रीय जिला आज भी फेमस है। टीन है अफगानिस्तान से, सोना लाते थे कर्नाटक से, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हड़प्पाई स्थल के बारे में बताना है, कौन सा क्या है बताना है यहाँ पे। तो हड़प्पाई सभ्यता के अंत के संबंध में इतिहासकारों ने क्या क्या बताया, तो इतिहास ने क्या क्या अटकलें लगाई, मतलब क्या क्या सोचा है उन्होंने। तो नदियों के सूखने के कारण हो सकता है, जंगलों के विनाश होने के कारण हो सकता है, चारगांव मैदान समाप्त होने का कुछ भी हो सकता है भाई। अटकलें तो लगाई है, सोचा तो है बस, बाढ़ के कारण और यहाँ पे ये भी सारे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी अटकलें लगा सकता है। ठीक है, तो दो सारे के सारे स्टेप यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता का अंत होने के कारण क्या परिणाम हुआ था। तो याद रखिएगा इसका कोई हमको साक्ष्य मिला ही नहीं है। जब साक्ष्य नहीं मिला है तो कोई भी रीजन हो सकता है, तो सारे के सारे यहाँ पे रीजन हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाला शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। तो था कुषाण था। कुषाण के कनिष्क जो है आपका सबसे प्रसिद्ध था, जो कि आपको जिसने सिल्क रूट पर नियंत्रण कंट्रोल स्थापित किया था। नेक्स्ट है अश्वघोष जिससे बुद्ध की जीवनी लिखी, एक मिनट, अश्वघोष जिसने बुद्ध की जीवनी लिखी किसके दरबारी कवि थे। तो अश्वघोष किसके दरबारी कवि थे, तो कनिष्क के थे। अश्वघोष हो गए, वासुमित्र हो गए, नागार्जुन हो गए, ये सब कनिष्क के दरबारी कवि थे। तो कनिष्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको नेक्स्ट है रोमन साम्राज्य में भारत के किस वस्तु की मांग सबसे अधिक थी। तो काली मिर्च की डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी, काली मिर्च का डिमांड काफ़ी ज़्यादा था, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है पुलकेशिन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा है। याद रखना है ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की विजय का वर्णन करता है। तो सही बात है, ऐहोल शिलालेख में इसके विजय का वर्णन है। गुप्तों के खिलाफ लड़ाई में उनकी मृत्यु, ये आपका गलत हो गया, गुप्त के नहीं थे, वे जो नरसिंह वर्मन थे उन्होंने इसको हराया था। यहाँ पे है नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था और वह तापी पर कब्जा किया, वह तापी पर कब्जा किया था। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पुलकेशिन द्वितीय ने 610 से 642 तक शासन किया था। तो पहला, तीसरा, चौथा सही है, बाकी दूसरा कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन बी जो है सत्य नहीं है। तो कौन सा गलत है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जाट राजा अपने किस राजा के समय शक्तिशाली रूप से उभरा था। तो जाट राजा है सूरजमल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जाट राजा महाराजा सूरजमल इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पे हमारा हिस्ट्री का सेक्शन कंप्लीट हो जाए। अब हम थोड़ा सा करंट अफेयर सेक्शन आएगा। 20 क्वेश्चन करंट अफेयर का है। तो 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन बनाया गया है। तो अरविंद पनगड़िया है। वित्त आयोग का जिक्र जो आपका आर्टिकल 280 में था। 5 साल के लिए एक बार बनाते हैं, प्रेसिडेंट इसकी नियुक्ति करता है। और याद रखिएगा इसको सेंट्रल स्टेट रिलेशन में जो है सेंट्रल स्टेट के बीच में जो टैक्सों का डिवीजन होता है वो कैसे होगा वो यहाँ पे बताता है। केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण किन संगठन पे प्रतिबंध लगाया है। तो तहरीक ए हुर्रियत पे की लगाया है, जमात इस्लाम पे लगा है, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पे लगा है और इस पे भी लगा दिया, सारों पे लगा दिया।
तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सारे। किस हाल में किसे हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया? तो BR कंबोज इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। BR कंबोज को MS स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया था, याद रखना है। नेक्स्ट है संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश में आयोजित करते हैं? तो डेजर्ट साइक्लोन जो आपका भारत और UAE के बीच में होता है। डेजर्ट साइक्लोन भारत और UAE के बीच में हो रहा है। नेक्स्ट है भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया था? तो ये 4 वर्षों के अंदर में किया था। और ये जो आपका संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग जो आपका ये किस में आता है? इकोसॉक के अंडर आता है, याद रखिए। और ये 4 वर्षों के लिए किया है। भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो है नियुक्त है आपके दिनेश के त्रिपाठी। अब जो है अब यहाँ पे यह क्या बन गया है? प्रमुख बन गया, उप प्रमुख नहीं है, अब प्रमुख बन गए हैं। ठीक है, तो भारतीय नौसेना के प्रमुख जो है आपका दिनेश के त्रिपाठी हो जाएगा, DK त्रिपाठी। नेक्स्ट है इनक्वाइस के बारे में संदर्भ में कौन सा कथन पर विचार करना है? तो इनक्वाइस जो आपका ये गलत है, ये जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में आता है। तो इनक्वाइस जो आपका पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित है। और इसमें जो इनक्वाइस भारत में सुनामी के संदर्भ में भविष्यवाणी और प्रारंभिक चेतावनी का नोडल एजेंसी, ये आपका सही है। और इसकी स्थापना जो 1999 में हुआ था, ये भी सही है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली में नहीं है, इसका मुख्यालय जो आपका हैदराबाद में है। तो इनक्वाइस का जो आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे? हैदराबाद में है। तो पहला तीसरा गलत है, दूसरा आपका सही है। तो कौन सा है? कितने कथन जो है सही है? तो एक ही कथन सही है, जो कि आपका सेकंड वाला है। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट सेट को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो 1 जनवरी को लॉन्च हुआ था, जिसने इंडिया ने लॉन्च किया था, भारत ने लॉन्च किया था। तो यहाँ पे 900 लिखा हुआ है, तो पहला ऑप्शन में गलत हो जाएगा। दूसरा, यह मिशन 5 साल की अवधि के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा में संचालित होगा। तो ये दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो ओनली क्या है? केवल 2 यहाँ पे सही है। तो 88 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पे है बताना है कि उपयुक्त में से कितने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते में शामिल है? तो सारे के सारे यहाँ पे शामिल है। तो सभी 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 89 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत और म्यांमार के बीच में मुक्त आवाजाही जो है FMR जो है के संबंध में कौन सा कथन पे विचार करना है? ये दोनों देशों के बीच में व्यापार और निवेश को सुविधाजनक बनाने वाला एक समझौता है, ये आपका गलत है। सिक्योरिटी के मामले में था। भारतीय नागरिक को म्यांमार से FMR लाभ प्राप्त करने के लिए म्यांमार सीमा की चौकी पर आगमन का वीजा की आवश्यकता थी? नहीं, वीजा की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ पे भारत म्यांमार सीमा की पूरी लंबाई FMR के अंतर्गत आती है? नहीं, आपका पूरी नहीं आती है, थोड़ी सी आती है। तो यहाँ पे हमारा तीनों स्टेटमेंट क्या है आपका? गलत है। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कितने सही है? तो कोई भी सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 91 का देखेंगे। GST के बारे में संदर्भ में कौन सा कथन सही है बताना है? GST निर्यातक अपने उत्पादन पर कर भुगतान नहीं लेते हैं, लेकिन वे अपने इनपुट पर भुगतान करने के लिए रिफंड के हकदार होते हैं। तो यही आपका क्या होता है? GST रिटर्न का जो होता है यहाँ पे ऑप्शन 1 आपका सही है। GST केवल लगा है, काट दीजिए। यहाँ भी है आपका केवल, काट दीजिए। तो हमारा कौन सा है? ऑप्शन एक ही सही है, तो केवल एक सही है, ऑप्शन 1। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक परमाणु आदेश GNO का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परमाणु गतिविधियों की निगरानी, और ये सिंपल है, परमाणु गतिविधियों की निगरानी कौन करेगा? तो यहाँ पे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी करेगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मालदीव, याद रखें पहले देखिए यहाँ पे मालदीव जो है इंडिया आउट अभियान का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? भारत से जुड़ी सभी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को रोकना था। नहीं, परियोजना को क्यों रोकेगा? उसके देश का भला होगा परियोजना से। तो इंडिया आउट कैंपेन क्या था? सिर्फ एक इलेक्शन चीज़ था, जो कि इलेक्शन जीतने का एक कैंपेन बनाया था। ठीक है, ऑप्शन 1 गलत है। भारत मालदीव को आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, नशीले पदार्थ और विभिन्न समुद्री अपराधों के खिलाफ अपनी प्राथमिक रक्षा पंक्ति मानता है। दूसरा ऑप्शन में सही है। भारत मालदीव के ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट विकसित कर रहा है। दोनों स्टेटमेंट में BSc यानी दूसरा और तीसरा सही है। बाकी पहला स्टेटमेंट जो है आपका गलत है। नेक्स्ट है भारत और पाकिस्तान ने हाल ही में एक द्विपक्षीय समझौते के तहत परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। इस संधि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों के आदान प्रदान का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? परमाणु हथियार परीक्षण की सुविधाजनक बनाना। ये आपका सिक्योरिटी पर्पस था, तो पहला गलत हो जाएगा। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक समझौता क्या है? आर्थिक व्यापार तो ऑलरेडी बंद है। तो कोई भी स्टेटमेंट क्या है आपका सही नहीं है। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, न तो 1 न तो 2।
हाल ही में किस राज्य ने हर जिले में ड्रोन पुलिस यूनिट स्थापित किया? तो बिहार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर जिले में ड्रोन पुलिस यूनिट जो है स्थापित करेगा, बिहार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेपाल में आयोजित इंडो नेपाल इंटरनेशनल टेनिस बॉल चैंपियनशिप में किसने खिताब पर कब्जा जमाया है? तो बिहार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बिहार ने नेपाल में आयोजित इंडो नेपाल इंटरनेशनल टेनिस बॉल चैंपियनशिप में अपना खिताब पर कब्जा जमाया है। और मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य 75 दिनों में सभी FIR की जांच पूरी करना है? तो कहाँ पे? बिहार में है। तो यानी याद रखिएगा, मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 कहाँ का है? बिहार का है। सड़क हादसों 2022 में बिहार का कौन सा स्थान था? 13वां स्थान था। सड़क हादसों में 2022 में बिहार का स्थान 13वां था। ऑप्शन सी हो जाएगा। केंद्र राज्य ने पृथ्वी विज्ञान योजना के तहत कितने करोड़ रुपए आवंटित किया है? तो 4,797 करोड़। तो केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान के लिए 4,797 करोड़ लाया है। और लास्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन जो है किस राज्य में शुरू किया गया है? तो आप बताइएगा किसने? तो ये आपका गुजरात ने। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन जो है किस राज्य में स्टार्ट हुआ है? तो गुजरात इसका करेक्ट आंसर है। तो ये मेरा आज का एवटीरिया का एनसीईआरटी सीरीज का सेट नंबर 1 कंप्लीट हो गया, जिसमें आप लोगों ने पहला सेट हिस्ट्री के सेक्शन को देखे थे, और इसी तरीके से सारे आपका एनसीईआरटी सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको एनसीईआरटी के बेसिक जो है क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। इसका नोट्स बनाएगा, और बाकी जो है इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।